हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन करेंगे। ये वीडियो बेटा आपका इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है। वन शॉट मीन्स इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट, विद पीवाईक्यूज और आर डी शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अच्छे से देखो वीडियो। और एक छोटा सा आपको भी करना है मेरे साथ साथ, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम पढ़ाते हुए जा रहे हैं, जो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग एक पेन कॉपी अपने साथ रखो। जो मैंने क्वेश्चंस कराया आप भी उस क्वेश्चन को हैंड टू हैंड करो। मैंने कराया, समझ लिया आपने, फिर आप खुद करो। ठीक है ना? वीडियो पॉज करके फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन कराया, आप भी फिर दोबारा वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन करो। इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपकी भी रिवीजन हो जाएगी, है ना, लगे हाथ। क्योंकि आप ऐसे वीडियो देख लेते हैं ना बेटा कि भाई वीडियो आ गई, वन शॉट हमने देख ली, हमें आ गया। नहीं, मैथ कभी ऐसे देखने से नहीं आएगी जब तक आप अपने यहाँ से खुद रिटन प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो कॉपी और पेन उठा लो फटाफट से, वीडियो पॉज करके फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, तो ये है बेटा सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था और क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर कुछ अलग से कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है जाके वहां पे आइडेंटिटीज फॉलो हो रही है या कुछ फॉलो हो रही है, नहीं। यहाँ पे क्या आपकी एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मीन्स कि जेन्युइन वे में कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होगा। जेन्युइन वे में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे इसका। तो यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसका। बेसिकली जो हम पढ़ के आ चुके हैं उसी चीज का यूज है यहाँ पे, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। ठीक है, बस दो चीजों को याद रखना। क्या? मान लो क्या है, ये आपके दोस्त का घर है और दोस्त आपका यहाँ खड़ा हुआ है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, और आप यहाँ पर हो। आप यहाँ पर हो इस बिल्डिंग से कुछ मीटर दूर। अब आपने यहाँ से अपने दोस्त को देखा, यहाँ से अपने आपने अपने दोस्त को देखा, भाई ये ऊपर खड़ा हुआ है टेरेस पे। तो आपने जब नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जब ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जब आपने नीचे से ऊपर की तरफ देखा और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ऊपर आपका दोस्त खड़ा है यहाँ पे टेरेस पे, आप यहाँ पर हो, तो आपने अपने दोस्त को देखा कि भाई मेरा दोस्त यहाँ खड़ा हो, आपने आवाज लगाई, तो आपने यहाँ से नीचे की तरफ से देखा, है ना। तो जो नीचे की तरफ से देखा बेस से और आपकी आई से जो एंगल बना वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आपने नहीं देखा आपके दोस्त को, आपके दोस्त ने आपको देखा होता, मान लो यहाँ पर हो आप, ठीक है ना, और यहाँ आपका दोस्त है, आपने नहीं देखा, आपके दोस्त ने आपको देखा, आपके दोस्त ने आपको देखा, भाई ये रहा। ठीक है, आपके दोस्त ने आपको देखा। तो अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा, देखो, अगर वो सीधे देखता है आपका दोस्त तो ये होता है, ठीक है ना। अब आपके दोस्त ने मुंडी यूं झुकाई, तो यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल बना, ये एंगल बना। समझ रहे हो मैं क्या करूँ? मैं ऐसे सामने देख रहा हूँ, तो ये सीधी लाइन कौन सी है? ये वाली। जब मैंने ये मुंडी थोड़ी सी यूं झुकाई तो अपने दोस्त को देख लेने ऊपर से नीचे की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट ये बन गई, हमारी लाइन ऑफ साइट ये बन गई। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, ये वाला, ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बस ये छोटी सी दो चीजें थी जो आपको याद रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं जब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं जब बनता है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब सीधा हम क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके और कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे जो दिक्कत होती है ना इन क्वेश्चंस में, वो होती है फिगर की। अगर फिगर बन जाए इन क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, देखो कैसे इजी है। पहले हम आपको इसकी फिगर बनाते हैं। कह रहा है एक ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म। एक भाई पेड़ था, वो टूट गया। ब्रोकन पार्ट बैंड एट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक एन एंगल 30 डिग्री। देखो, एक ये पेड़ था, मान लो ये एक ट्री था, ठीक है। अब ये पूरा एक ट्री था, अब भाई ये टूट गया, ये क्या हो गया? टूट गया। तो ये जो टूटा, मान लो यहाँ से टूटा, तो यहाँ से टूटने के बाद ना ये हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ गिर गया। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो ट्री टूटा था,
ये ट्री है ना, इस तरह पूरा था, ये टूट के कुछ इस तरह से नीचे की तरफ गिर गया और ये ग्राउंड पे टच हो गया, इस पे टच हो गया ग्राउंड पे, और कह रहा है ग्राउंड पे टच होने के बाद ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ग्राउंड पे टच होने के बाद ये कितने डिग्री एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री ऑफ द पॉइंट टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मींस जो ट्री है और जहां पर ये टच हुआ है ग्राउंड पे, इनके जो फुट का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। फुट का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर है। तो कह रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ द ट्री। तो क्या फाइंड करने बोल रहा है? हाइट ऑफ ट्री, मतलब आपको ये पूरी हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अभी आपको दिख रहा होगा, ये मान लो ए है, ये बी मान लो, इसको सी मान लो और इसको डी मान लो। आपको हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। आपको क्या गिवन है बेटा? इस फिगर के हिसाब से लिख देते हैं। आपको एंगल थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री। थीटा एंगल होता है ना, तो मैंने थीटा लिखा है उसको। और आपको सी डी गिवन है 8 मीटर। अब देखो फिगर बन गई, फिगर बन गई। अब आपको करना क्या है? याद है हमने पढ़ा था क्या? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इसी का यूज करना है और इसी से हमारी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। देखना कैसे। और उसके लिए आपको याद रखना एक और चीज, मैंने टेबल्स पढ़ाई थी आप लोगों को जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे कि भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की, साइन 45 की, है ना। वो वैल्यूज बेटा आप इंट्रोडक्शन पढ़ के एप्लीकेशन पे आ गए हो, 8 से 9 चैप्टर पे आए हो। मैं ये सोच के चल रहा हूँ वहां पे वो सारे एंगल से आप याद कर चुके हो। ठीक है, याद नहीं करें तो प्लीज याद कर लो, और अभी याद नहीं है तो पेज ओपन कर लो आपके एनसीईआरटी का, जहां पर सारे एंगल्स की वैल्यूज लिखी हुई है, ताकि जब यहाँ पे क्वेश्चंस करें तो आपको कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, तो देखो अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है आपको गिवन क्या है, आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है। क्या देखना है आपको? गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब देखो फिगर के हिसाब से जो पढ़ा है उसके हिसाब से नहीं, जो फिगर के हिसाब से देखो आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है बेस। क्या दिया हुआ है आपको? बेस। निकालना है आपको परपेंडिकुलर, ये समझ रहे हो। आपको हाइट ऑफ ट्री निकालनी है ना। हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? ये पूरी होगी, लेकिन ट्रायंगल तो सिर्फ इतना सा बन रहा है, ट्रायंगल तो ये बीसीडी बन रहा है, तो सिर्फ हाइट हमारी सिर्फ ये हुई अभी फिलहाल। अभी बताऊंगा, लेकिन ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे, ये वाली हाइट भी बताऊंगा आपको कैसे निकालेंगे। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हाइट क्या होगी ट्री की? ये पूरी होगी एसी, जो मैंने बड़ी सी लाइन खींची है एसी होगी। अब जो बीसी है, जो बीसी है ये हो गया, और जो ए बी है वो ए बी जो ना टूट के यहां गिर गया, तो मीन्स ए बी जो है किसके इक्वल है? बीडी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? बीडी के इक्वल है कि नहीं। जो ए बी ट्री था वो टूट के यहीं तो गिरा है, तो मीन्स ए बी किसके इक्वल हुआ? बीडी के इक्वल हुआ। ए बी किसके इक्वल हुआ? बीडी के इक्वल हुआ। तो हम क्या करेंगे? बीसी की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? बीसी की। तो हाइट ऑफ ट्री निकालिए ना हमें, हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री देखो क्या होगी, अगर हम बीसी में ऐड कर दें क्या? बीडी। क्या ऐड कर दें? बीडी। तो वो हाइट ऑफ ट्री होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज ऑफ ट्री पूरा एसी था, इसमें से बीसी का एक पार्ट है, और जो ए बी टूट के इधर गिरा है, तो और ए बी किसके इक्वल है? बीडी के, तो इसलिए हाइट ऑफ ट्री क्या होगी? बीसी प्लस बीडी, बीसी प्लस बीडी। ठीक है, अब देखो अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है बीसी और बीडी निकालना है। क्या निकालना है? बीसी और बीडी निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप पहले एक चीज निकालेंगे, चाहे बीसी निकालो चाहे बीडी निकालो, इस सोच के चलते हैं। मान लो हमें बीसी निकालना है। क्या निकालना है हमें? बीसी। हमें क्या गिवन है? बेस। फाइंड क्या करना है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो है, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। हमें दिया बेस है, निकालना परपेंडिकुलर है। तो अब इतना करने के बाद क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, इतना करने के बाद आपको ये चेक करना है जो आया पी और बी वो किस में आता है। मींस देखो ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है ना। तो साइन कॉस टेन इन तीनों से किस में आता है? पी और बी। पी और बी आता है भाई टेन में। पी और बी किस में आता है? टेन में। तो आपको यहां लिखना है टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन पी, इक्वल टू पी अपॉन पी। और आपको थीटा की वैल्यू पता है कितनी है? 30 डिग्री, तो उसको 30 डिग्री लिख दो। परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है? नहीं पता, उसका नाम है बीसी, तो उसको बीसी लिख दो। अपॉन बेस, बेस की वैल्यू पता है? हाँ पता है, क्या है? 8, तो उसको 8 लिख दो। अब ये पहले नाम ही लिख दो उसका, फिर बाद में वैल्यू पुट करना। परपेंडिकुलर बीसी था, बेस हमारा सी डी था। अब वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? नहीं दे रखी, तो उसको बीसी रहने दो। सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 8, तो इसको 8 लिख दो। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। बीसी को √3 से करा,
BC √3, 1 को 8 से करा 8, 1 को 8 से करा 8, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं। अब देखो BC के साथ √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो BC की वैल्यू होगी 8/√3। हमें BC की वैल्यू चाहिए थी ना हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए, BC और BD की, तो BC की वैल्यू आ चुकी है। लेकिन देखो यहाँ पे डिनोमीटर में रूट है, और कभी भी डिनोमीटर में रूट होता है ना, तो उसको हम ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ते हैं, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो इसको रैशनलाइजेशन कर दो। 8 को √3 से करा 8√3, और नीचे √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। तो BC आ गया हमारा ये। अब हम निकालते हैं बेटा BD। अब हम निकालते हैं क्या, BD। अब देखो हमें क्या गिवन है, बेस और 90 के ठीक सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस गिवन है और निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस गिवन है, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है हमारा, ठीक है ना। तो हमें क्या गिवन है, बेस, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बी और एच देखो किस में आता है, बी और एच आ रहा है सेकंड वाले में। सेकंड वाला कौन सा होता है, कॉस का। तो क्या करो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लगा दो। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 है। बेस क्या है, CD, हाइपोटेनियस का नाम क्या है, BD। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। CD की वैल्यू 8 है। BD की वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकालनी है। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। BD को √3 से करा, BD √3, और 2 8 16। BD के साथ √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये BD की वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। लेकिन ये नीचे रूट है ना, तो इसको रेस्टेशन कर दो। 16√3 और √3 इंटू √3 3, √3 इंटू √3 3, ठीक है। अब हाइट ऑफ ट्री निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं, वहां जगह नहीं है तो। हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री किसके इक्वल था भाई, BC प्लस BD के। और BC की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 8√3 डिवाइड बाई 3, और प्लस में BD की वैल्यू कितनी है, 16√3 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 आया, 8√3 और 16√3 24√3, 3 से 24 कैंसिल 8 बार में, तो भाई ये आपका आ गया 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री क्या हुई भाई हमारी यहां से, 8√3 मीटर हुई, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस करते हैं हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रिशियन हैज रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट इन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। जो ये पोल है इसकी हाइट कितनी है भाई, 5 मीटर की है। ये पूरा मींस एडी आपको कितना दे रखा है, 5 मीटर दे रखा है। शी नीड टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप। उसको जो CD तक लगाना है वो कहाँ तक पहुंचना है, उसको 1.3 मीटर नीचे, मतलब यहाँ ये इसकी जो हाइट है, इतना जो इसने गैप छोड़ा है वो कितना है, 1.3 है। कितना है वो, 1.3 मीटर है। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, ये 5 में से माइनस कर दो 1.3। 5 माइनस 1.3 कितना होता है, 3.7 होता है, 3.7 होता है। What should be the length of the ladder that should we use which? तो हमें क्या बताना है, लैडर की लेंथ बतानी है। किसकी, लैडर की लेंथ बतानी है। When inclined at angle of 60 डिग्री, और उसका एंगल कितना बना रहा है वो, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है लैडर। Would enable to reach the required position. Also, how far from foot of the pole should be placed to foot of the ladder. और हमें ये भी बताना है, देखो एक तो हमें हाइट बतानी है किसकी, लैडर की लेंथ बतानी है, और हमें फुट भी बताना है कि लैडर कितनी दूर रखी गई है पोल से। लैडर कितनी दूर रखी गई है किससे, पोल से। मीन्स आपको DCB निकालना है, मीन्स आपको DCB निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, एडी कितना है, 5 मीटर है ना, एडी पूरी लेंथ। और BD, तो BD कितना हो जाएगा, 5 माइनस 1.3, तो BD हो गया यहाँ से हमारा 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है BC। हमें फाइंड करना है, देखो ये BC फाइंड करना है ना,
ये BC और बेस का नाम है DC, तो हमें फाइंड करना है BC और DC फाइंड करना है। सेम वही चीज फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया था, क्या दिया है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, वो चेक करो पहले क्या गिवन है हमें। हमें गिवन है भाई, अच्छा एक और चीज याद रखना, यहाँ पे देखो ट्राइंगल ये बन रहा है BDC, है ना, तो सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ऊपर का नीचे का हमें और कुछ लेना देना नहीं है। अब इसका यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं है, जो डार्क करी है लाइन, जो हमने डार्क लाइन करी है उसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इस ट्राइंगल की बात होगी जिसका नाम है BDC। इस ट्राइंगल में देखो आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, बेस या परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर गिवन है 3.7, और निकालना क्या है, बेस भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज भी निकालनी है, तो एक एक करके निकालते हैं। मान लो पहले हम बेस निकालते हैं, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बेस। तो परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो P और B किस में आता है, tan के फॉर्मूले में आता है, tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा में दिया हुआ है 60, और परपेंडिकुलर क्या है बेटा हमारा, BD, परपेंडिकुलर क्या है BD, और बेस का नाम क्या है DC, बेस का नाम क्या है DC। अब इनको यहाँ से रब कर देते हैं और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, नहीं सॉरी √3, tan 30 की होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BD की वैल्यू क्या है 3.7, अपॉन में DC हमें नहीं पता, वो तो निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DC को √3 से करा DC √3, और ये 3.7, √3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। अब नीचे रूट है ना, तो उसको भाई रेसलाइजेशन कर दो, क्या कर दो उसको, रेसलाइजेशन, √3 इंटू √3 नीचे तो आ गया 3, और ये 3.7 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, और √3 की देखो वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है जो है 1.73, तो भाई ये आ गया अपॉन में 3। अब 3.7 को 1.73 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 21 का 2, 7 49, 51 का 5, 7 12, 3 3 9, 7 21 का 2, 3 3 2 5, 1 10 का 1 4 6, तो ये आया आपका 6401, और पॉइंट लग के आ जाएगा ये 6.401 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर, और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 3 से आप इसको डिवाइड कर सकते हो, 3 से इसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये DC की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, DC की। डिवाइड करोगे तो 2 पॉइंट को समथिंग आएगा, आगे इतना भी छोड़ दो 5 मिल जाएंगे कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको निकालना है BC, और BC क्या है, हाइपोटेनियस, BC क्या है, हाइपोटेनियस। तो मतलब आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, और फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस। तो P और H, P और H, P और H, P और H किस में आता है, साइन में आता है, P और H किस में आता है, साइन में। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, थीटा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है BD है, और हाइपोटेनियस का नाम क्या है BC। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और BD की वैल्यू 3.7, और BC हमें निकालना है तो उसको BC रहने दो। अब करते थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, BC को √3 से करा तो BC √3, और 2 को 3.7 से करा तो 14 का 1 और 6 7। अब BC के साथ √3 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड अपॉन √3, नीचे रूट है ना, तो भाई क्या करेंगे इसको रैशनलाइजेशन, तो ये आ जाएगा 7.4 इंटू √3 अपॉन में √3 इंटू √3, ठीक है। यहाँ करते हैं, बस कैलकुलेशन बची है हमारी, 7.4 इंटू में √3 की वैल्यू कितनी है भाई 1.73, √3 की वैल्यू कितनी है 1.73, और नीचे 3। अब क्या करोगे 7.4 को बेटा 1.73 से मल्टीप्लाई कर देना अपॉन में 3, जो आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जगह नहीं है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता, ये मल्टीप्लाई है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं इसमें, 7.4 को 1.73 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी
दोनों चीजें जो हमें निकालनी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है 1.5 मीटर टॉल बॉय है स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कह रहा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर का एक बॉय है, ठीक है, और ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है इस बिल्डिंग के। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इसकी आईज बेटा यहां से बनेगा, यहां से नहीं बनेगा, यहां तो पैर होते हैं, ठीक है। तो यहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री। इंक्रीज हो गया बाद में 60, 30 से कितना इंक्रीज हो गया 60, मतलब वो बिल्डिंग की तरफ चलता हुआ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ चलता जा रहा है, जब भी तो 30 से कितना हो गया है 60 हो गया है। तो पहले 30 था, अब कितना हो गया है 60 डिग्री हो गया है। ऐसे ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस इसने कवर करा बिल्डिंग की तरफ, मींस आपको ये निकालना है, ये डिस्टेंस आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी और इसको मान लो डी, गॉट इट। और इसको मान लो ई आप, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 होगा, इतना सा। और जो 30 है ना वो पूरा 30 है, वो कितना है पूरा 30 मीटर है, ठीक है ना। पूरी किसकी हाइट है, ये पूरी बिल्डिंग की हाइट है। और 1.5 मीटर ये है तो इधर का भी ये वाला हिस्सा क्या होगा 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो हमें निकालना है कि यहां से लेके यहां तक इसने बिल्डिंग की तरफ कितना चला, ये तो बताना है हमें। ये तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। जब एंगल 30 बन रहा था, 30 से कितना बन रहा है 60, तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, बिल्डिंग की तरफ कितना चला। एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली है बिल्डिंग की तरफ चलता हुआ जा रहा है। तो आपको बताना है 30 से 60 हुआ तो उसके बीच में वो कितना चला, उसके बीच में वो कितना चला, मींस आपको ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी। तो आपको क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। अगर हम फिगर के हिसाब से देखें तो बॉय की हाइट AF है, तो AF किसके इक्वल होगा CE के, जो हमें दे रखा है 1.5 मीटर। और DE हमें दे रखा है कितना 30 मीटर। अब देखो हम ना DE हमें 30 मीटर दे रखा है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं किसको, इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे या इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ट्रायंगल में पूरी हाइट तो कभी कंसीडर ही नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके अंदर 30 जो हाइट है पूरी कंसीडर हो ही नहीं रही। हाइट कितनी कंसीडर होगी, सिर्फ इतनी सी हाइट कंसीडर होगी, क्योंकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आई से बन रहा है, ना कि उसके फुट से बन रहा। अब इसकी आई से बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो ट्रायंगल बनेगा वो आइस के थ्रू से ही बनेगा, तो यहां से ही तो बनेगा, है ना। तो हाइट जो कंसीडर करेंगे वो 30 मीटर कंसीडर नहीं करेंगे, कितनी करेंगे DC, और जो है 30 माइनस 1.5, जो है 30 माइनस 1.5 जो होती है 28.5 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो अभी तक क्या था, सिंगल ट्रायंगल था, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ चुके हैं। एक दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो DBC और एक बड़ा वाला ट्रायंगल DAC है। थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये AB है, जो AB है मैं इसको x मान रहा हूँ, जो BC है उसको मैं y मान रहा हूँ। जो AB है उसको मैं x मान रहा हूँ, BC है जो उसको y मान रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो मैं देख रहा हूँ कौन सा ट्रायंगल पहले, छोटा वाला। जब भी देखो ऐसे दो ट्रायंगल्स आते हैं, जब भी ऐसे क्या आते हैं दो ट्रायंगल्स आते हैं, तो होगा क्या हमेशा हमेशा जब भी ऐसे दो ट्रायंगल्स बनेंगे तो आपको करना है एक ट्रायंगल लेना है और एक बड़ा ट्रायंगल लेना है। जो जो दो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेना है और उनकी इक्वेशंस बनानी है। क्या बनानी है उनके इक्वेशन, कैसी इक्वेशन मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपको पहला ट्रायंगल लिया हमने DBC, पहला ट्रायंगल लिया हमने DBC। अब मैंने DBC ट्रायंगल लिया, DBC में मैंने इसको y माना है और हमें हाइट परपेंडिकुलर दिया हुआ है 30 माइनस 1.5 जो होता है 28.5। मतलब मुझे परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, मुझे परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है। तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, DBC में परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है। तो P और B किस में आता है, किसमें आता है, tan में आता है। किसमें आता है, tan में आता है। tan का फॉर्मूला तो होता है P/B, ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में थीटा कितना है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है DC, बेस का नाम क्या है BC, बेस का नाम क्या है BC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है
√3। DC की वैल्यू कितनी है 28.5 और BC की वैल्यू कितनी है नहीं पता, लेकिन हमने उसको माना हुआ है y, लेकिन हमने उसको माना हुआ है y। ठीक है, y इधर आया और √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो 28.5 डिवाइड बाय √3 आ गया, 28.5 डिवाइड बाय √3 आ गया। ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि अपॉन में रूट है, तो 28.5 को √3 से करा, 28.5 √3 और नीचे बेटा √3 इंटू √3 कितना होता है 3। 3 से 28.5 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 27 आया 9 बार में, 15 आया 5 बार में, तो 9.5 √3 आ गया। मैंने 28.5 को 3 से डिवाइड करा तो आया 9.5 और √3 का √3 6, तो y की वैल्यू आ गई हमारी ये, y की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से ये। लेकिन एक्चुअल में मैं निकालना क्या था ए बी, मीन्स x निकालना है हमें, तो ये हमारा y आया है, तो देखना कैसे निकालेंगे x। अब लेंगे बेटा ट्रायंगल दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है DCA। अच्छा ये ट्रायंगल मत ले लेना, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं हमेशा। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं राइट एंगल, तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल मत ले लेना गलती से भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है DCA। पहला कौन सा ट्रायंगल था DBC, अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है DCA, ये पूरा बड़ा वाला। शेड कर देता हूं मैं, एक तो हमने ट्रायंगल लिया था ये वाला, ठीक है ना, तो इससे हमारे y की वैल्यू आ गई है, और एक लेंगे पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला जिसका नाम है DCA। ठीक है, तो ट्रायंगल DCA में हमें क्या गिवन है परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है बेस। क्या गिवन है परपेंडिकुलर, निकालना क्या है बेस। परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, परपेंडिकुलर गिवन है बेस निकालना है, तो P और B किस में आता है tan में आता है, P और B किस में आता है tan में आता है। थीटा कितना है बेटा इस ट्रायंगल का 30 डिग्री, इस ट्रायंगल का थीटा कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है DC, और इसका बेस क्या है इस ट्रायंगल का बेस AB नहीं है, पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम है AC, इसका नाम है AC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। DC की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन में AC क्या है यहाँ पे, AC क्या है यहाँ पे x प्लस वाई। गौर से देखो जो AC है ये AC पूरा है और ये इतना x है इतना y है, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ x प्लस वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको यहां कर रहा हूं मैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x प्लस वाई को 1 से करा x प्लस वाई, और √3 को 28.5 से करा तो 28.5 √3। ठीक है, यहां पर देखो अब हमें x की वैल्यू निकाली थी, किसकी वैल्यू निकाली थी x की, हम y की वैल्यू निकाल चुके, तो मैं y की वैल्यू यहां पुट कर दे रहा हूं। y की वैल्यू क्या करते रहा हूं मैं यहाँ पे पुट, जो है 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। समझ रहे हो मैंने क्या करा है, x प्लस वाई इक्वल टू 20.5 √3, यहां से एक इक्वेशन मिल गई थी मुझे, y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। प्लस का 9.5 √3 है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस करा तो आया आपका 19 √3 मीटर। कितना आ गया 19 √3 मीटर। x 19 √3, और ये हमें x ही क्या करना था बेटा निकालना था। द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग कितना है 19 √3 मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। तो कुछ इस तरह से करेंगे। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक P पॉइंट है ग्राउंड पे, ये रहा P पॉइंट भाई ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का, इस पॉइंट से एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, है ना। फ्रॉम द P एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग पे, और जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। ठीक है, और ये 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। आगे कह रहा है फ्लैग इज होस्टेड इन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया, इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया, मान लो ये फ्लैग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग टॉप फ्रॉम द P पॉइंट,
कह रहा है इसी पी पॉइंट से फ्लैग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसी पी पॉइंट से ये जो फ्लैग है, जो हमने ऊपर फ्लैग बनाया है, फ्लैग से के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, पी पॉइंट का, वो कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। मतलब ये पूरा एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, मींस आपको ये डिस्टेंस निकालना है और ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी और इसे मान लो सी। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी और पी सी, ए बी और पी सी। तो एक काम करते हैं, जो फाइंड करना है उसको एक्स वाई मान लेते हैं, इजी रहता है थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख देते हैं थोड़ा सा हम गिवन क्या क्या है हमें। हमें गिवन है बी सी, ठीक है, और हमें थीटा गिवन है, और आपको फाइंड जो करना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप और बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो मैंने आपको बताया था जब भी दो ट्राइंगल्स बने तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, उन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वेशंस बना लेने। कैसे, जैसे ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो दो ट्राइंगल कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। एक दिख रहा है बीसीपी, कौन सा ट्राइंगल है पहला, बीसीपी, है कि नहीं। मैं शेड कर देता हूं, ये वाला ट्राइंगल बीसीपी, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में देखो हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना, क्या है बेस। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो पी और बी किस में आता है, टेन में आता है। पी और बी किस में आता है, टेन वाले फॉर्मूले में, मतलब टेन टेक्नोमेट्री के रेशियो में आता है पी अपॉन बी, है ना। थीटा कितना है यहाँ पे हमारा, इस ट्राइंगल का थीटा है बेटा 30 डिग्री, तो 30 लिख दो। परपेंडिकुलर का नाम क्या है इसका, बीसी, तो बीसी लिख दो। बेस का नाम क्या है इसका, पीसी, तो पीसी लिख दो। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 लिख दो। बीसी की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिख दो। पीसी की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमने उसको y माना हुआ है, तो y लिख दो। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, y को 1 से करा y और 10 को √3 से करा तो 10√3। तो यहाँ से y आ गया हमारा 10√3, यही तो निकालना था हमें। एक ये भी तो निकालना था y की वैल्यू, तो ये आ गई आपकी कितनी 10√3 आ गई। अच्छा, इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ हमें √3 की वैल्यू दी हुई है। तो y की वैल्यू हो गई आपकी 10 इंटू √3, √3 की वैल्यू है 1.732। तो 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको, जब कोई भी डेसिमल वाले नंबर्स को 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पॉइंट्स को ना राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, पॉइंट्स को क्या करते हैं राइट साइड शिफ्ट। तो 10 में कितने जीरो है 1, तो पॉइंट को 1.1 नंबर बाद शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 17.32, ये हो जाएगा 17.32। ठीक है, अब हमें निकालना है ये एक्स की वैल्यू। तो बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल मींस कौन सा वाला, ये पूरा, ये पूरा। ठीक है, इस पूरे ट्रायंगल का नाम क्या है, ए सी पी, ट्रायंगल ए सी। अब देखो इसमें हमें क्या गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना बेस है, मतलब बेस भी गिवन है, परपेंडिकुलर ही निकालना है। तो इसमें भी सेम क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका 10 का, क्योंकि पी और बी की ही बात हो रही है। और इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में थीटा कितना है बेटा, ये पूरा एंगल कितना था 45, कितना था 45, तो ये हो जाएगा 1045। परपेंडिकुलर क्या है इसका, इस पूरे ट्रायंगल का AC, यहां से लेके पूरा AC, और बेस का नाम क्या है PC। 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। AC की वैल्यू क्या है बेटा, देखो AC जो पूरा यहां से लेके यहां तक है, तो AC की वैल्यू है x प्लस 10, AC की वैल्यू कितनी है x प्लस 10। और नीचे PC को हमने क्या माना हुआ है, PC को हमने क्या माना हुआ है y को 1 से मल्टीप्लाई करा y इक्वल टू x प्लस 10। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 17.32, तो पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो प्लस का 10 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 7.32 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 7.32 मीटर। यहाँ लिख देना कि भाई हमने y की वैल्यू पुट करी है 17.32। ठीक है, तो लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप कितना आ गया बेटा, 7.32 मीटर, और डिस्टेंस आ गया इनके बीच का, डिस्टेंस बिटवीन P एंड बिल्डिंग, पॉइंट P
बिल्डिंग, वो आ गया आपका 17.32। ठीक है, कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, द स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड एट द टॉप ऑफ पेडेस्टल। मतलब एक पेडेस्टल है, ये ए बी मान लो एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसके ऊपर क्या है, एक स्टैचू है। ठीक है, और जो उसकी हाइट है, जो स्टैचू की हाइट है ये 1.6 मीटर है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक पेडेस्टल है जिसमें स्टैचूज खड़े होते हैं ना, वो उसे हम पेडेस्टल कहते हैं। तो एक पेडेस्टल है ए बी, उसके ऊपर एक स्टैचू है, तो मैंने उसको सी पॉइंट दे दिया, मतलब ए सी हमारा एक स्टैचू हो गया। ओके, कह रहा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू। कह रहे ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसका टॉप ऑफ स्टैचू से एक एंगल बन रहा है जो है 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल क्या है हमारा ए पॉइंट, और इसका एंगल बन रहा है कितना 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, मींस आपको ए बी फाइंड करना है, मींस आपको ए बी फाइंड करना है। समझ आया क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा समझो। कह रहा है एक 1.6 मीटर टॉल का स्टैचू है जो एक टॉप स्टैंड है किस पे, पेडेस्टल पे। तो मैंने एक पेडेस्टल बनाया ए बी, इसके ऊपर मैंने एक स्टैचू खड़ा कर दिया भाई ए सी। ठीक है, जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि जो स्टैचू का जो टॉप है, स्टैचू का जो टॉप है वहां से एक ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना, 60 डिग्री। और जो पेडेस्टल है उसका टॉप क्या है, ए पॉइंट, और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेम पॉइंट पे 45 डिग्री का। तो कह रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ पेडेस्टल, मींस आपको ए बी फाइंड करना है, मींस आपको ए बी फाइंड करना है। तो मैं इसको एक्स मान ले रहा हूं, इसको वाई मान ले रहा हूं, इसको ए बी को एक्स मान ले रहा हूं, बी डी को वाई मान ले रहा हूं। तो यहाँ पे आपको देखो दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, कौन कौन से, ए बी डी और बड़ा ट्राइंगल सी बी टी। दो ट्राइंगल्स है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, एक दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, दो से इक्वेशंस बन जाएंगे, वहां से फिर हमारी एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएगी। निकालेंगे एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की निकलेगी जब भी एक्स की वैल्यू आ पाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले ट्राइंगल ले रहे हैं बेटा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी। इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, किसकी, परपेंडिकुलर और बेस की। तो P और B आता है भाई tan में, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना दे रखा है इस ट्रायंगल का, BBD का 45 है, तो ये टू गया tan 45। इसका परपेंडिकुलर है AB और इसका बेस है BD। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। AB को हमने नाम रखा हुआ है x और BD का हमने नाम रखा हुआ है y। क्रॉस मल्टीप्लाई होके y को 1 से करा तो y इधर आ गया, तो ये y इक्वल हो गया भाई किसके, x के। और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। तो पहला वाला ट्रायंगल जब हमने लिया तो यहां से मैं एक इक्वेशन ली कि भाई y जो है x के इक्वल है, y जो है किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब हम लेंगे ट्रायंगल दूसरा वाला, दूसरा कौन सा है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक CBD। कौन सा है ये, CBD है ना, CBD ट्रायंगल है। इसमें देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा tan में ही आता है, कॉट में भी आता है, उससे भी कर सकते हो लेकिन हम tan लेके कर रहे हैं। तो बड़ा वाले ट्रायंगल का थीटा कितना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60। परपेंडिकुलर क्या है भाई बड़े ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर क्या है बड़े ट्रायंगल का, ये पूरी लेंथ, ये पूरा ट्रायंगल है तो उसकी लेंथ क्या है, मतलब परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो है BC, और बेस क्या है इसका BD। ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। BC की वैल्यू क्या है भाई, BC देखो दो चीजों से मिलकर बना है AB और AC, और उसका नाम है x और 1.6, तो BC को हम लिख सकते हैं x प्लस 1.6। और BD का नाम हमने y रखा हुआ तो इसको y लिख दो। y को √3 से करा तो y √3 इक्वल टू x प्लस 1.6, x प्लस 1.6। ठीक है, अब देखो y x के इक्वल था फर्स्ट इक्वेशन में, तो मैं यहाँ पे y की जगह x लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। समझ रहे हो, y x के इक्वल था ना, तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया x, रीजन लिख देना यहाँ पे बिकॉज ऑफ y इक्वल है x के, इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाया ना यहाँ पे।
कि y इक्वल x के, तो वहीं पे मैंने y की जगह x लिख दिया है। अब ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। तो ये x√3 पहले से है, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो गया, और इक्वल में क्या बचा, 1.6 बचा। अब इधर देखो x कॉमन आ रहा है, हमें x की वैल्यू निकालिए ना, तो यहां से देखो x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहां बचा √3 और यहां से x किया तो बचा 1 इक्वल टू 1.6। √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड में आ गया। अपॉन में देखो रूट का नंबर है, तो क्या करते हैं भाई, इसको सॉल्व करने के लिए रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो नीचे वाला नंबर है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। तो माइनस का था इसलिए √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में, गौर से देखो ये लिखा है a - b a + b, क्या लिखा है, a - b a + b, क्या लिखा है, a - b a + b। और a - b a + b का बेटा फॉर्मूला होता है a² - b²। क्या होता है, a² - b²। a की जगह √3 है तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, b की जगह 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो x इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे 3 में से 1 गया 2, 2 से देखो 1.6 कैंसिल हो रहा है, 2 की डिग्री में 16 आता है ना 8 बार में, 1.6 है तो इसलिए वो 0.8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई यहां से कितनी, 0.8 √3 + 1, 0.8 √3 + 1। और x को ही हमने क्या माना था, हाइट ऑफ पेडेस्टल। तो यहां जगह नहीं है, तो आप सीधा एंड में क्या लिखोगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1। हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। दो पोल्स हैं सेम हाइट के, एक पोल ये रहा और आमने सामने खड़े हुए हैं दोनों के दोनों, ये एक पोल ये रहा, आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। और ये रोड के बीच में खड़े हुए, तो मतलब, और इनकी जो डिफरेंस है, मतलब उनका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 मीटर है। तो कितना है, ये पूरा डिस्टेंस 80 मीटर है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस रोड पे कहीं भी हमने एक पॉइंट ले लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल इज 60 एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट से दोनों पॉइंट्स का, दोनों टॉप का, दोनों पोल्स के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो एक बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो पोल हैं इक्वल, वो भी इक्वल हाइट के, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, आमने सामने खड़े हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, उनके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर। और एक हमने रोड के, जो बीच में ये रोड है ना, इसके बीच में हमने एक पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल पे, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पोल पे बन रहा है एक 30 और एक 60। तो ये बन गई इसकी फिगर। आगे कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको हाइट ऑफ पोल फाइंड करनी है। ये मतलब ये लेंथ ए बी सी डी, ये मतलब ए बी फाइंड करना है, और जो ए बी आएगा वही डी होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ फ्रॉम दी पोल्स, मतलब जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ये कितना है और ये कितना है, इस पॉइंट से ये कितना है और ये कितना है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो देखो जो ए बी है पोल है, और जो डी है वो भी एक पोल है, दोनों इक्वल है ना, इसलिए मैंने दोनों को एक्स मान लिया। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। अब देखो जो बीसी को मैं वाई मान ले रहा हूँ, बीसी को मैं क्या मान ले रहा हूँ बेटा, वाई मान ले रहा हूँ, बीसी को मैं क्या मान रहा हूँ, वाई। अगर बीसी को मैंने वाई माना तो सी कितना होगा, ये सी है बीच वाला पॉइंट, इसलिए बीसी को मैंने वाई माना तो सी कितना होगा, पता है कितना होगा, ये होगा आपका 80 - y। क्यों, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 80, हमने इसको कितना माना y, तो बाकी बचा हुआ कितना है 80 - y, बाकी बचा हुआ कितना है 80 - y। ठीक है, तो यहां पे भी देखो दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग करके इक्वेशंस बनाएंगे और x और y की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी, जो हमें फाइंड करनी है। क्योंकि हमने x को माना है हाइट ऑफ पोल, वही तो फाइंड करना है, हमने y को माना है ये और ये डिस्टेंस, तो वही तो हमें फाइंड करना है। तो एक एक करके ट्राइंगल लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो ट्राइंगल है एक एबीसी, तो एक पहला ट्राइंगल लेते हैं एबीसी। इसके अंदर बात हो रही है बेटा परपेंडिकुलर और बेस की,
किसकी बात हो रही है? परपेंडिकुलर और बेस की। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कुछ लेने देना है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस ही हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan के फॉर्मूले में। तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है इस ट्रायंगल की? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AB, और बेस का नाम क्या है इसमें? BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। AB का नाम क्या है? X, और BC को हमने Y माना हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, Y को 1 से करा Y, √3 को X से करा √3X। तो यहां से भाई Y की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? √3X। एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, किस कौन से ट्रायंगल लेके? DEC लेके, DEC लेके। सेम इसमें बेटा tan का फॉर्मूला लग जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में थीटा है 60 और परपेंडिकुलर इसका DE और बेस है इसका CE, DE अपॉन CE। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। DE को हमने क्या माना हुआ है? X, और जो CE है, CE हमारा क्या है? 80 माइनस वाई, 80 माइनस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? ये √3 को 80 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80√3 माइनस में √3 को वाई से करेंगे तो √3y इक्वल टू एक्स, इक्वल टू एक्स। अब ये हो गई बेटा आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं? हम सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, तो वहां से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। तो देखो जो वाली इक्वेशन है इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं √3x। जो ये वाली इक्वेशन है इसके अंदर y की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो ये वाली इक्वेशन है आपकी कितनी? 80√3 माइनस में √3y, तो √3y, और y की वैल्यू कितनी है? √3x। ठीक है, इक्वल में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। समझ रहे हो क्या करा है हमने? जो आपकी ये वाली इक्वेशन है 80√3 माइनस √3y इक्वल टू एक्स, तो 8√3 का मैंने 80√3 सेम लिखा, √3 का मैंने √3 सेम लिखा, y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी √3x, तो उसकी y की जगह मैंने √3x लिख दी, इक्वल का साइन, और x का मैंने x एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये देखो 80√3, √3 को √3 से करा तो 3 और x का x सेम इक्वल टू x, माइनस का 3x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस 3x हो गया। ये x प्लस 3x होता है 4x, और इक्वल में 80√3, 4 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, कैंसिल हो गई, कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू आ गई भाई आपकी कितनी? 20√3 मीटर। मींस x की वैल्यू 20√3, तो हाइट ऑफ पोल क्या लिखोगे आप? हाइट ऑफ पोल इज 20√3। क्या लिखोगे? अच्छा, x y की वैल्यू ऐसे निकाल के ऐसे ही मत लिख देना, आपको प्रॉपर आंसर लिखना है कि भाई x 20√3 है तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20√3। ठीक है, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20√3। अब हमें डिस्टेंस भी निकाल लेते कि ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं, मतलब ये BC और CE भी निकालना है, BC और CE भी निकालना है। तो उसके लिए हमें y निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? y। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पुट कर दे रहा हूं x की वैल्यू 20√3 इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो ना, पहली इक्वेशन ये है, इसके अंदर x वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। y इक्वल टू क्या हुआ? √3 x की जगह जो √3x है तो √3 का √3 x की जगह मैं लिख रहा हूं 20√3। ठीक है, तो ये आ गया बेटा। देखो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और 3 को 20 से करा तो 60। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? √3 3 को 20 से करा 60। अगर ये 60 है, y 60 है, पूरी लेंथ 80 थी, अगर y 60 आया, ये 60 आया, और ये पूरी लेंथ 80 थी, तो ये बाकी बचा हुआ कितना होगा? 80 माइनस 60, 20। कितना होगा? 20। यहां लिख दे रहा हूं मैं। तो अब जो पॉइंट से डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? 60 मीटर और 20 मीटर। ठीक है, तो अब इतना कर दिया हमने। आपको आंसर लिखना है, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 20√3, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल इज 60 एंड 20। इतनी लाइन लिखनी है आपको, याद रखना इस बात को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग,
7 मीटर की बेटा हाई बिल्डिंग है। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ केबल टावर पे। इसके टॉप से एक केबल टावर है, इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ क्या बन रहा है? एलिवेशन। कितना? 60 डिग्री। समझ लो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग मैंने ये बनाई, ये भी, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। तो केबल का, और एक सामने केबल, टॉप ऑफ केबल टावर है। यहाँ पे मान लो ये हमारा केबल टावर है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो क्या है? हमारा केबल टावर। इसके टॉप ऑफ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना कितना? 60 डिग्री का। और कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी पॉइंट से, इसी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा? नीचे की तरफ जो बनता है, वो बन रहा है 45। वो कितना बन रहा है? 45। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, ठीक है। अच्छा ये 45 है तो बेटा ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इनके कुछ नाम प्लॉट कर देते हैं हम लोग। तो भाई हमें क्या गिवन है? ए बी हमारे पास कितना है? 7 मीटर। और जो ए बी है बेटा, जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा? डीसी के। क्योंकि देखो सेम ही तो है, ए बी किसके इक्वल होगा? डीसी के, जो है 7 मीटर। और जो हमने लिखा इस 45 को, मैंने ये भी 45 मान लिया है ना। क्यों माना? बिकॉज ऑफ ये लाइन लाइन के पैरेलल है, तो ये इसके क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, इसको मैं x मान ले रहा हूं, इसको मैं y मान ले रहा हूं, इसको मैं x मान ले रहा हूं और इसको मैं y मान ले रहा हूं। तो अब देखो हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ टावर निकालनी है, मींस ये पूरी लेंथ निकालनी है। ईसी क्या है आपका? x+7 है। ईसी क्या है आपका? x+7। तो बेसिकली x की वैल्यू आ जाएगी, मैं उसमें 7 ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ टावर आ गई। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ईसी जो है क्या है? x+7। तो मैं x की वैल्यू निकाल के 7 ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ टावर मेरी आ जाएगी। तो सेम बेटा यहाँ पे दो वेरिएबल्स है तो दो इक्वेशंस बनेंगी, दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे उसके लिए। तो देखो एक पहला ट्राइंगल में ये ले रहा हूँ, पहला ट्राइंगल में क्या ले रहा हूँ? ये ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है। तो पी और बी आता है भाई tan के फॉर्मूले में, पी और बी आता है tan के फॉर्मूले में। थीटा में दे रखा है इस ट्राइंगल का 45। परपेंडिकुलर का नाम है ए बी, बेस का नाम है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू है 7 और बी सी को हमने माना हुआ है वाई, तो उसकी जगह वाई लिखता हूँ। वाई वन जा वाई हुआ और इक्वल में 7 हुआ, तो वाई की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी? 7। ये कितना आ गया? 7 मीटर। अगर ये बी सी 7 है, बी सी कितना है हमारा? 7 आया, तो बी सी किसके इक्वल होगा बेटा? ए डी के। यहां से डिस्टेंस देखो बिल्डिंग और टावर के बीच में, या ऊपर से देखो डिस्टेंस तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। तो बी सी किसके इक्वल हुआ? ए डी के इक्वल हुआ। तो ए डी भी कितना हो गया हमारा? यहाँ से 7 मीटर हो गया। ये भी कितना हो गया हमारा? ए डी भी कितना हो गया? 7 मीटर हो गया, ठीक है। अब देखो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की। तो अब ये लेंगे ये वाला ट्राइंगल। हमने ये वाला ट्राइंगल क्यों लिया? ताकि हमें ये वाली वैल्यू पता चल सके एडी की, क्योंकि एडी की वैल्यू पता लगेगी, एक वैल्यू पता लगी तो जब जाके x की वैल्यू आएगी। क्योंकि जो ट्राइंगल होता है, एंगल गिवन है और कोई एक साइड नहीं पता आपको, चाहे ये वाली, जब तक आप दूसरी साइड कोई भी नहीं निकाल सकते हो। तो हम सीधा सीधा, हमें x की वैल्यू चाहिए थी हमें इस क्वेश्चन में। तो अगर मैं सीधा ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेता तो हमें ना ही बेस पता, ना ही परपेंडिकुलर पता, ना हाइपोटेनस पता, तो हम कोई भी एक वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसलिए पहले मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया जिससे y की वैल्यू आई 7, और ये 7 है तो AD भी 7 हुआ, AD भी 7 हुआ। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे? इन ट्राइंगल EDA, इन ट्राइंगल EDA। बेटा EDA ट्राइंगल में बेस आपको गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। बेस गिवन है ना, अभी निकाला 7, तो बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो सेम परपेंडिकुलर बेस आता है 10 में, और इसमें थीटा कितना है आपका? 60 डिग्री का। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? ED, और बेस का नाम क्या है? AD। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ED की हमें कितना दिया हुआ है? x, और AD अभी हमने निकाला, AD 7 है, 7 इधर आया तो ये हो गया 7√3 मीटर। तो x हो गया आपका 7√3 मीटर, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था
हाइट ऑफ टावर क्या है, हाइट ऑफ टावर क्या है, x+7 है, क्या है, x+7 है। x की वैल्यू निकाल चुके हैं 7√3, तो ये प्लस में अब इसके साथ 7 है। 7 कॉमन आ रहा है तो ले लो भाई कॉमन, यहाँ बचा √3, यहाँ से 7 कॉमन लिया तो बचा 1। तो ये आ गई बेटा आपकी हाइट ऑफ टावर, ये आ गई आपकी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है भाई द शैडो ऑफ अ टावर, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ऑफ ग्राउंड। एक टावर है, ठीक है, क्या है, एक टावर जो उसकी शैडो है लेवल ऑफ ग्राउंड से 40 मीटर लॉन्गर है व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30, 10, 60। देखो क्या कहना चाहता है, जब देखो उसके सन की रे आ रही थी टावर पे, तो जो उसकी शैडो है ना वो यहां बन रही थी, ठीक है, इसके सन की शैडो मतलब इस टावर की शैडो यहां तक बन रही थी, और उस टाइम पे जो एंगल था वो क्या था, 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद शैडो इतनी हो गई, शैडो कितनी हो गई, इतनी, और एंगल बन रहा है कितना, 60। तो कह रहे जो पहले शैडो बन रहा था जो अब शैडो बन रहा है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 40 लॉन्गर है, पहले पुराने वाले से कितना है वो 40 लॉन्गर है। तो मीन्स ये आपको 40 दिया हुआ है। तो कह रहा है फाइंड करो हाइट ऑफ दी टावर। तो आपको ये हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, मीन्स आपको ये ए बी फाइंड करना है। इसको मैंने सी मान लिया और इसको मैंने डी मान लिया। तो कैसे करेंगे भाई, वही सेम दो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला बेटा, इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं यहां पर, एक ट्रायंगल तो ये है आपका, ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो गौर से, इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, tan में आता है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा tan 60। परपेंडिकुलर का नाम क्या है ए बी और बेस का नाम क्या है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, y, अपॉन में बी सी की वैल्यू कितनी है, x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो x इधर आ गया, तो ये हो गया √3x। तो मीन्स y की वैल्यू आ गई यहां से √3x, y किसके इक्वल हो गया, √3x के इक्वल हो गया। हमें y निकालना है, ठीक है ना, लेकिन अब y की वैल्यू आई है √3x, तो x की वैल्यू पुट करेंगे जब जाके y आएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। क्या कर रहे हैं हम लोग, तो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी डी। इसमें भी देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। सॉरी, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है इसका बड़े ट्राइंगल का, 30 डिग्री, तो tan 30 हो गया ये। परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये ए बी, और बड़े ट्राइंगल का बेस क्या है, ये पूरा, इस पूरे का नाम क्या है, बी डी। ओके, अब वैल्यू पुटिंग कर दो। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ए बी की वैल्यू हमने y मानी हुई है, और बी डी की वैल्यू ये पूरी है, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक है, मीन्स ये इक्वल है पूरा x+40 के, x+40 के, ठीक है। हम करते थे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को x+40 से करेंगे तो सेम x+40 ही आएगा, और √3 को y से करेंगे तो ये √3y आएगा, ठीक है। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, पहली और दूसरी इक्वेशन हो गई, अब इनको सॉल्व कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। तो देखो यहां से y इसके इक्वल है, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, पुट कर देते हैं y की वैल्यू √3x सेकंड इक्वेशन में। तो देखो उससे होगा क्या, हम पुट करेंगे तो ये x+40 एज इट इज इक्वल में √3, और y की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, √3x। तो y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में क्या पुट कर दी है, √3x कर दिया है। तो इससे होगा क्या, देखो x+40 इक्वल टू √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 3x, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो 40 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 40 इक्वल टू 3x माइनस x 2x, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो इससे कैंसिल 20 बाद में। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आपकी 20। लेकिन हमें निकालना क्या है ए बी मीन्स वाई निकालना है, हमें ए बी को हमने वाई माना हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे x की वैल्यू जो निकाल चुके हैं 20 वो पुट कर देंगे √3x में, क्योंकि y किसके इक्वल है √3x के इक्वल है, y किसके इक्वल है √3x के, और हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू हो गई 20√3। तो मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी हो गई बेटा, हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। तो ये हो गया भाई इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू बी फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग इन द टॉप ऑफ द टावर। एक हाईवे है बेटा और उसके सामने यहाँ पे एक टावर है। ठीक है, यहाँ पे क्या एक टावर है। अब जो इस टावर से यहाँ पे क्या जा रहा है, एक हाईवे जा रहा है, यहाँ से एक क्या जा रहा है, यहाँ से एक हाईवे जा रहा है। आगे कह रहा था मैन स्टैंडिंग द टॉप ऑफ टावर, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार को जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है मींस यहाँ पर मान लो कार है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो ये कार है वो टावर के पास आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, कुछ यूनिफॉर्म स्पीड से। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना कार का वो हो गया है कितना 60 डिग्री। मींस मान लो कार यहां पहुंच गई आपकी, अब कार यहां पहुंच गई कितने टाइम बाद 6 सेकंड बाद, ए से बी कार पहुंची 6 सेकंड बाद। तो अब जो एंगल बन रहा है, अब जो एंगल बन रहा है वो 60 बन रहा है। कितना बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा फाइंड द टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट्स। तो बताने में कितना टाइम लगेगा इस कार को जो ए से बी तक पहुंच चुकी है, बी से सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हमें क्या बताना है बी से सी तक पहुंचने में इस कार को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। दोबारा समझा रहा हूं बेटा, ये एक टावर है जो ए सी एक क्या है हाईवे जा रहा है, यहाँ पे डी पॉइंट पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है, कार है ए पॉइंट पे, तो उस टाइम पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी 30 हो गया। फिर कह रहा है कुछ टाइम बाद मतलब 6 सेकंड बाद जो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 बिकॉज ऑल्टरनेटिव एंगल। तो बताना है ए से लेके बी तक 6 सेकंड लगे, तो हमें बताना है बी से लेके सी तक उसे कितना टाइम लगेगा पहुंचने में कार को। ठीक है, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बी से सी का, तो मतलब हमें बीसी डिस्टेंस चाहिए। हमें टाइम निकालना है कहां तक का, बी से लेकर सी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए डिस्टेंस चाहिए बीसी का, क्योंकि यहां तक कितना टाइम चाहिए हमें, और स्पीड चाहिए कार की। और क्या चाहिए कार की स्पीड। अब देखो स्पीड हमें नहीं गिवन तो स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड कैसे निकाली जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम फॉर्मूला है, स्पीड को इधर लिया है टाइम को इधर लिया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है। तो देखो टाइम हमें यहां का गिवन है ए और बी का, तो ये यूज करके हम देखो स्पीड ऑफ कार भी निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ कार भी निकालेंगे। तो देखो थोड़ा थोड़ा सा करते करते जाएंगे ना, फिर आपको पूरा पूरा और अच्छे से समझ आ जाएगा हम कर क्या रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेम वही दो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मींस दो ट्रायंगल मिलते हैं, दो इक्वेशन बनती है, उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन में। ठीक है, बीसी को हम मान लेते हैं एक्स और डीसी को मान लो मैं मान ले रहा हूं वाई मान ले रहा हूं, और ए बी भी तो एक काम करो इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, ए बी बी सी यूज करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले इन ट्रायंगल डी सी बी की, डी सी बी की बात कर रहा हूं मैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम डी सी बी की बात कर रहे हैं। तो बात हो रही है यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस की, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है tan के फॉर्मूले में, तो tan थीटा इक्वल हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छोटे वाले ट्रायंगल में जो डीसीबी ट्रायंगल है उसमें एंगल है हमारा 60, तो ये हो गया tan 60। परपेंडिकुलर क्या है हमारा डीसी और बेस क्या है हमारा बीसी, तो ये हो गया डीसी अपॉन बीसी। क्या हो गया डीसी अपॉन बीसी। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3 होती है।
तो ये हो गया DC अपॉन BC, DC अपॉन BC। BC को मैं इधर ले आया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया BC√3 इक्वल टू DC, BC√3 इक्वल टू DC, ठीक है ना। अभी इसको इतना ही यहाँ पे छोड़ दो। देन अब लो दूसरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, DCA, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DCA। सेम परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा क्या है इसका, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, DC, और बेस का नाम क्या है, AC, बेस का नाम क्या है, AC, ठीक है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। DC की वैल्यू नहीं पता, DC को DC रहने दो। AC की भी वैल्यू नहीं पता हमें, है ना, ये तो टाइम गिवन है हमें, वैल्यू नहीं गिवन। लेकिन हम AC को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC। तो मैं इस AC को क्या लिख रहा हूं, AB प्लस BC लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को AB प्लस BC से करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस BC, और √3 को DC से करेंगे तो DC√3, DC√3। तो भाई यहां से हमें मिल गया बेटा AB प्लस BC इक्वल है DC√3 के, ठीक है। अब देखो हमने ये पहली इक्वेशन बनाई थी, मैं इसको ना BC के इक्वल में कर रहा हूं, मींस BC यहां से हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, DC बाय BC के साथ √3 मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड में √3। BC इक्वल हो गया DC बाय √3 के। ट्रांसलेशन कर देते हैं, तो √3 इंटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में रूट है ना, और अपॉन में रूट होता तो क्या करते हैं भाई, ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो DC को √3 से करा तो DC√3, और √3 को √3 से करा तो 3। तो यहां से BC की वैल्यू आ गई हमारी DC√3। BC की वैल्यू कितनी आ गई यहां से हमारी, DC√3, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। BC की वैल्यू आ गई DC√3 अपॉन 3। देखो BC√3 अपॉन इक्वल टू DC था, फिर √3 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो गया, और नीचे रूट है तो इसका मतलब हमें रेसलेशन करना पड़ेगा। तो रेसलेशन करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो DC को √3 से करा तो DC√3, और नीचे √3 इंटू √3 3। तो BC इक्वल आ गया DC√3 अपॉन 3 के, ओके। और यहां से हमारी एक इक्वेशन ये बन चुके, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमें निकालनी है सबसे पहले स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे ए बी का डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ए बी का मुझे टाइम पता है, समझ रहे हो। मुझे ए से लेके बी तक का टाइम पता है कितना है, 6 सेकंड। अगर मुझे ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पता लग जाए, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस पता लग जाए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके मैं स्पीड निकाल लूंगा कार की। क्या निकाल लूंगा, स्पीड निकाल लूंगा कार की, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो यहां से देखो BC की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, DC√3/3। तो मैं पुट कर देता हूं सेकंड इक्वेशन में, पुट कर रहा हूं BC की वैल्यू DC√3/3 इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो इससे क्या होगा, मेरे को ना AB की वैल्यू मिल जाएगी DC के टर्म में। तो AB इक्वल टू क्या हुआ भाई, अच्छा AB का AB प्लस में BC की वैल्यू कितनी है, DC√3/3, और इक्वल में क्या लिखा हुआ इसके, DC√3। समझ रहे हो मैंने क्या करा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, इसके अंदर मैंने जो BC की वैल्यू निकाली है पहली इक्वेशन से, DC√3/3, मैंने BC की जगह सिर्फ वो लिख दिया है। ये प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो DC√3 माइनस में DC√3/3, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 को 3 से करा 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को इससे करा तो 3√3 DC, 1 को इससे करा तो √3 DC। तो यहां से ए बी आ गया बेटा हमारा कितना, 3√3 DC में से 1√3 DC गया तो 2√3 DC आ गया। कितना आ गया, 2√3 DC, और अपॉन में 3। समझ रहे हो क्या करा हमने, देखो 3√3 DC में से इसका कुछ नहीं तो 1 है, 1√3 DC गया तो क्या बचा, 2√3 DC, और नीचे 3 का 3 सेम। अब देखो ए बी का डिस्टेंस ये आ गया। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकाल लेते हैं। डिस्टेंस क्या है हमारा, 2√3 DC अपॉन में 3 अपॉन में टाइम। देखो डिस्टेंस क्या है हमारा ए से लेके बी तक का, 2√3 DC अपॉन 3, क्योंकि ए बी इसके इक्वल है, और अपॉन में टाइम फॉर्मूला होता है D अपॉन T होता है ना, और टाइम कितना दे रखा है इसका 6।
टाइम कितना दे रखा है 6। 2 से ही कैंसिल 3 बार में, 2 से ही कैंसिल 3 बार में। जगह नहीं है तो बेटा यहाँ से रब करके यहाँ कर लेते हैं, अपना वीडियो पॉज करके सारा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो भाई यहाँ से हमारा क्या स्पीड आ गई कितनी, ऊपर है देखो बेटा √3 DC, ऊपर है √3 DC और नीचे क्या है 3 3 9, तो स्पीड ये आ गई √3 DC/9, √3 DC/9। अब हमें निकालना है टाइम कहां से लेके कहां तक का, B to C का, टाइम B से लेके C का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें B से लेके C तक का टाइम निकालना है, तो B से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, अभी हमने निकाला था देखो BC का डिस्टेंस DC √3/3, नीचे निकाला ना पहले क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस की जगह लिख दो DC √3/3। हमने BC डिस्टेंस क्यों लिया है, क्योंकि हमें B से लेके C तक का टाइम निकालना है, तो BC डिस्टेंस ही लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस भी हम B से लेके C तक का लेंगे। और स्पीड क्या है कार की, अभी हमने जो निकाली है √3 DC/9, ठीक है। देखो DC √3 कैंसल, और ये 3 से 9 कैंसल 3 बार में, 3 ऊपर रेसिप्रोकल करके ऊपर गया तो आंसर आ गया 3, मींस 3 सेकंड लगेंगे B से लेके C तक पहुंचने में कार को। तो ये हुआ उसका बेटा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 and 45। कह रहा है एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिफरेशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है मान लो ये रही, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसके टॉप से, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे और बिल्डिंग के बॉटम पे, कुछ इस तरह से। समझ में आया क्वेश्चन, देखो दोबारा पढ़ो, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर एल बिल्डिंग, ये हमारी बिल्डिंग मान लो ए बी है, ठीक है ना। अब ये दोनों ये हमारी बिल्डिंग है ए और बी पॉइंट, ये ए हमारा टॉप हो गया, बी हमारा बॉटम हो गया। कह रहा है एंगल ऑफ डिफरेंशियल बन रहा है फ्रॉम, कहां से बन रहा है, टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये मान लो हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, सी हमारी क्या है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, टॉप का बन रहा है 30 डिग्री, टॉप का बन रहा है 30 डिग्री और बॉटम का बन रहा है 45, तो ये पूरा हो गया 45। अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा भाई 30, ये पूरा 45 है तो ये कितना होगा 45, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, तो हमें क्या बताना है, ये पूरी हाइट बतानी है बिल्डिंग की और इनके बीच में कितना डिस्टेंस है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और नॉर्मली बिल्डिंग में, हमें ये बताना है। मींस सीई निकालना है और बीई निकालना है, सीई निकालना है और बीई निकालना है, ठीक है। तो करते हैं भाई। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे, जो ए बी 8 है तो डी भी कितना होगा भाई 8 होगा, ए बी जो है किसके इक्वल होगा डी के, और वो है 8 मीटर। इसी तरह से दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस सेम ही होगा, चाहे मैं ई बी देखूं चाहे मैं डी ए देखूं, तो उस हिसाब से ए बी किसके इक्वल होगा डी ए के इक्वल होगा, और मैं उसको ना एक्स मान ले रहा हूं, इसको मैं क्या मान ले रहा हूं एक्स, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा बेटा हमारा, ठीक है। और सी डी को मैं वाई मान ले रहा हूं, सी डी को मैं क्या मान ले रहा हूं वाई, थोड़ा एक्स वाई ले लेना थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। वही सेम रूल बेटा, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, एक देखो ये रहा सीई बी और एक है सी डी ए, थोड़ा शेड कर देता हूं आपको और अच्छे से समझने के लिए। एक तो ये ट्राइंगल जो येलो वाला मैं कर रहा हूं, और एक ये रेड वाला ट्राइंगल, ये वाला, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल, सी ई बी ट्राइंगल, ये येलो वाला है ना सीई बी, वो ले रहा हूं मैं पहले सीई बी। परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस आता है भाई tan में, तो tan थीटा इक्वल का फॉर्मूला होता है b/b, तो इसलिए हमने tan लिया। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा की वैल्यू है बड़े ट्राइंगल की कितनी 45, परपेंडिकुलर कितना है ये पूरा, इसका नाम है सीई, और बेस क्या है ईबी,
1045 की वैल्यू होती है 1। सीई की वैल्यू है y प्लस 8, सी की वैल्यू y प्लस 8 अपॉन में ईवी को हमने x माने तो ईवी की जगह x लिख दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई आया तो x इधर आया तो x इक्वल हो गया y प्लस 8 के, x किसके इक्वल हो गया y प्लस 8 के। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए दूसरा ट्राइंगल लो, ये रेड वाला हमने शेड कर रखा है सी डी ए, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखो हमें बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। इस ट्राइंगल में थीटा है 30 तो ये हो जाएगा tan 30, परपेंडिकुलर है y और बेस है हमारा इसका x, पहले नाम लिख देते हैं सी डी और डी ए। tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। सी डी को हमने y माना हुआ है और डी ए को बेटा हमने x माना हुआ है, तो यहाँ पे x लिख दो। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 1 से करा x, √3 को y से करा √3y, और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब देखो वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या मिलता है, x √3y के इक्वल, x y प्लस 8 के इक्वल। देखो ना x √3y के इक्वल है, x y प्लस 8 के इक्वल है, तो आपस में एक दूसरे के क्या हो गई है, इक्वल हो गए, ठीक है। इस तरह से समझ नहीं आता, देखो इस तरह से सोचो, x इक्वल टू √3y है, तो ये √3y मैंने एज इट इज लिखा, इस x की जगह x किसके इक्वल है, y प्लस 8 के, तो इस x की जगह मैंने y प्लस 8 लिख दिया, ठीक है। ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपका ये आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं और तो वहां से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इधर y कॉमन आ रहा है, इसमें देखो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लो, बचेगा √3 - 1 और इक्वल में 8 और इक्वल में 8। √3 - 1 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखो नीचे रूट आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन चेंज करके, √3 - 1 है तो √3 + 1, √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को इससे करेंगे तो क्या होगा, सेम ही रहेगा 8 √3 + 1। और डिनोमिनेटर में देखो a - b a + b का फॉर्मूला फॉलो हो रहा है, a² - b² वाला, है ना। जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं ना तो नीचे हमेशा a² - b² का फॉर्मूला फॉलो होता है। तो √3 - 1 √3 + 1, a की जगह √3 है, b की जगह 1 है, तो फॉर्मूला होता है a² - b², तो मींस √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 8 √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से आपका y आ गया, 3 में से 1 गया 2 और ऊपर है आपका 8 √3 + 1, तो 2 से 8 कैंसिल 4 बार में, तो y आ गया आपका 4 √3 + 1, y आ गया आपका 4 √3 + 1। तो हमने y किसको माना था, सी डी को। हमें निकालना था हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो जगह तो है नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, वीडियो पॉज करके मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। हमें निकालना क्या था, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग क्या होगी, सीई, क्या है, सीई, और सी को हम स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, y + 8, क्या लिख सकते हैं, y + 8 लिख सकते हैं। और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है, 4 √3 + 1, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओपन करके लिख रहा हूँ 4 √3 + 4, 4 को √3 से करा 4 √3, 4 को 1 से करा 4, y की जगह ये लिख जाओ, प्लस में ये 8 है, 4 √3 4 + 8 12। इसमें से देखो 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा √3, 4 के 10 में 12 आता है 3 बार में, तो ये आ गई आपकी हाइट किसकी, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की। अब हमें चाहिए था ईबी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, वो क्या है, x है, और x किसके इक्वल है, √3y के, x किसके इक्वल है, √3
वाई के इक्वल है, तो और रूट थ्री वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो पुट कर दो भाई इसी के अंदर, वाई की जगह क्या पुट कर दो, जो हम वैल्यू निकाल चुके हैं इसकी, वाई की जगह पुट कर रहा हूँ बेटा मैं 4√3+1 और ओपन करके कर रहा हूँ, तो 4 को रूट थ्री से कर रहा हूँ 4√3, ये ऐसे रहने दो, चलो जो है वैसे लिख रहा हूँ मैं, क्या है ये 4√3+1। मैंने क्या करा बेटा, वाई की वैल्यू पुट कर दिया 4√3+1 और √3 मैंने सेम लिखा है, ध्यान से समझना, √3 का √3 मैंने सेम, वाई की वैल्यू ये पुट कर दिया है, तो x आ जाएगा आपके यहाँ से कितना, देखो मैं बाहर जो 4 है उसको एज इट इज लिख रहा हूँ, √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √3 को √3 से करा 3, √3 को 1 से करा प्लस √3, तो ये आ गया डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height 3603 meter, find the speed of jet plane. ओके, समझ रहे हो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है मान लो आपका जेट प्लेन यहाँ पर उड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर एक ग्राउंड पे, यहाँ पे एक ग्राउंड पे इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जेट प्लेन का कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, ये जेट प्लेन है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है जेट प्लेन का 60 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहा है आ फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स, आफ्टर द 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30, 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद क्या कहते हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज किस में हो गया, 30 डिग्री में हो गया, समझ रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री 30 सेकंड बाद, तो होगा क्या बेटा, 30 सेकंड बाद आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना चेंज हो गया 30 डिग्री, इसी पॉइंट से, ए पॉइंट से, तो इसका मतलब फ्लाइट थोड़ी और आगे चली गई है, फ्लाइट थोड़ी क्या हो गई है और आगे जाएगी, आफ्टर ऑब्वियस ही बात है, अभी फ्लाइट यहाँ पर है तो इसकी तरफ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट से कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, समझ रहे क्वेश्चन को, देखो फ्लाइट यहाँ थी, तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन ए पॉइंट से क्या था 60, 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद यहाँ से लेके 30 सेकंड लगे इसको यहाँ आने में, 30 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया 60 से किस में 30 डिग्री में, 60 से किस में 30 डिग्री में, तो कह रहा है इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट 3600√3, जो जेट प्लेन की जो हाइट है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी 3600√3 है और यहाँ भी 3600√3 है, तो कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, तो आपको जेट प्लेन की स्पीड बतानी है, आपको क्या बतानी है, जेट प्लेन की स्पीड बतानी है, तो मैं इसको ए बी मान रहा हूँ, इसको सी डी मान रहा हूँ, नहीं ए तो यूज हो चुका है, तो ए बी सी डी ई मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, हमें निकालनी है स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें टाइम पता है बीडी का, हमें टाइम पता है किसका, बीडी का, और टाइम हमें अगर बीडी का पता है तो हमें बीडी का ही डिस्टेंस चाहिए, हमें बीडी का ही क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो बेसिकली अगर हमें सबसे पहला काम है हमारा बीडी निकालना, हमारा क्या काम है सबसे पहला, बीडी निकालने का काम है हमारा, ठीक है, तो निकालते हैं भाई, तो देखो दो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हम करते थे, ये जो ट्रायंगल है सी डी ए, इन ट्रायंगल सी डी ए, इस सी डी ए ट्रायंगल में बेटा परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है ना, तो tan का ही फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा है छोटे ट्रायंगल का 60 डिग्री, इस ट्रायंगल का थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है इसका CD, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है CD, और बेस कितना है इसका AD, और बेस कितना है इसका AD, tan 60 की वैल्यू होती है कितनी √3, CD के में वैल्यू गिवन है कितनी 3600√3, अपॉन में AD को AD रहने दो, AD को AD रहने दो, AD इधर आया और √3 इसके डिवाइड में चले गया, तो ये आ गया 36√100 डिवाइड बाई 3, तो √3 से √3 कैंसिल,
तो AD की वैल्यू आ गई 3600 मीटर, 3600 मीटर। ठीक है, अब लेते हैं हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल जिसका नाम है EBA, इन ट्रायंगल EBA। इन ट्रायंगल EBA में बेटा सेम परपेंडिकुलर हमें गिवन है, बेस हमें निकालना है, तो tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे। इस ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का थीटा हमारे पास 30 है, थीटा कितना है 30, तो ये आएगा tan 30। परपेंडिकुलर कितना है EB, और बेस क्या है इसका, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जो है BA, जो है BA। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। EB की वैल्यू कितनी है 3600√3 अपॉन में BA, ये पूरा BA है ना, BA को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD प्लस DA, BD प्लस DA बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना, तो मैंने इसको लिख दिया BD प्लस DA। अब मैं इसको कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा BD प्लस DA, और जब √3 को 3600√3 से करेंगे तो देखो 3600 सेम, √3 को √3 से करा 3, तो ये आ गया BD प्लस DA इक्वल टू, इसको इससे करा 0 0 6 18 का 1 9 ये 10,800, कितना गया 10,800। BD प्लस DA कितना आ गया आपका 10,800 आ गया। अब देखो हम लोग क्या कर चुके हैं भाई, AD की वैल्यू निकाल चुके हैं, AD DA बात एक ही, ठीक है, यहाँ पे हमने DA लिख दिया, चलो AD ही लिख देता हूँ। हम AD की वैल्यू निकाल चुके हैं 3600, तो मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से BD आ जाएगा मेरा कितना, प्लस के AD इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 10,800 में से सीधा माइनस कर दे रहा हूँ मैं 3600, तो ये BD आ जाएगा मेरा, माइनस कर देते हैं 0 0 2 और 2 9 10 में से 3 गए 7, 7,200 मीटर। BD कितना आ गया मेरा 7,200 मीटर। अब हम क्या करते हैं बेटा, टाइम निकालते हैं, हमें टाइम निकालना था ना, नहीं स्पीड निकाली थी ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने कितना निकाला BD का 7200, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है 30 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ हमें 30 सेकेंड। इसको से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 कटा, 3 से 720 जाएगा, 6 आया 2 बार में, 12 आया 4 बार में, तो ये हो गया आपका 240, कितना हो गया आपका ये 240 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो भाई हमारी स्पीड आ गई, यहाँ लिख देते हैं हम इसको 240 मीटर पर सेकेंड, 240 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये होने वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम द 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। समझ में आया क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। मान लो ये लेक है, इसकी फिगर यहां बनाते हैं, मान लो ये क्या है, ये लेक है बेटा, ठीक है। कह रहे इस लेक से 60 मीटर ऊपर, इस लेक से 60 मीटर ऊपर, इस लेक से 60 मीटर ऊपर, और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का कितना 30 डिग्री। ये क्लाउड है, ये क्या है एक क्लाउड है, और ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। समझ में आया, दोबारा देखो क्वेश्चन, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहां से, फ्रॉम दी 60 मीटर अबव लेक, 60 मीटर अबव लेक, कहां से बन रहा है लेक के 60 मीटर ऊपर से, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का कहां से, लेक के 60 मीटर अबव से। तो इसलिए देखो 60 मीटर हमने लेक, पहले लेक बनाया, 60 मीटर ऊपर अबव से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया क्लाउड का 30 डिग्री। ठीक है, कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। कह रहा है इस क्लाउड का एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा, क्या पड़ रहा होगा रिफ्लेक्शन, ये लेक है ना पूरी, ये लेक है, ठीक है ना, इस लेक के अंदर क्या होगा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, ठीक है, इस लेक के अंदर क्या पड़ रहा है, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो इसी पॉइंट से
इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60 डिग्री, वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, वो बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हमें बताना हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, मीन्स हमें ये निकालना है यहां से लेके यहां तक पूरा ये, ठीक है। तो करते हैं भाई, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम चलो सी ही रहने देते हैं, इसका क्लाउड है तो सी फॉर क्लाउड, ओके। और इसको नाम देते हैं डी, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। तो ये हो गया भाई नेम प्लॉट। अब देखो क्या करते हैं, कुछ लेट कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। पहली बात तो देखो ए एफ जो है वो इक्वल होगा किसके, बी डी के। ए एफ 60 है तो ये भी कितना होगा 60 मीटर, तो उसको तो भाई हम 60 मान लेते हैं। और जो सी बी है मैं इसको लेट कर रहा हूँ, ये एच है, सी बी को मैं क्या लेट कर रहा हूँ भाई, ये क्या है बेटा, हाँ हाँ, सी बी को मैं क्या लेट कर रहा हूँ कि ये एच है, ये क्या है एच है, तो मैंने सी बी को मान लिया है कितना एच। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी हाइट है, ये 60 प्लस एच है। अब जो क्लाउड का जो क्या पड़ रहा होगा यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है वो उसके अंदर कितना जा रहा होगा, कितनी हाइट होगी उसकी, मतलब क्या कहते हैं लेक के अंदर कितना गहरे तक होगा उसका क्लाउड का, सॉरी उस रिफ्लेक्शन जो क्लाउड का पड़ रहा है लेक के अंदर कितना गहरा होगा, कितना होगा बेटा, जितनी उसकी क्लाउड की हाइट है। और क्लाउड की हाइट कितनी है 60 प्लस एच, कितनी है 60 प्लस एच। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ना यहां से लेक से हाइट कितनी है क्लाउड की 60 प्लस एच, तो उसको जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा लेक के अंदर वो भी कितना होगा 60 प्लस एच होगा। तो मतलब ये हमारा पूरा डिस्टेंस कितना है 60 प्लस एच है, तो डी भी हमारा कितना होगा 60 प्लस एच होगा। अब सॉल्व करते हैं, यहां पे बेटा देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो देखो ये ऊपर वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, जो हमें निकालना है वो फाइंड हो जाएगा फिर। तो पहले मैं ये ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ए सी बी, मतलब ए बी सी। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो tan थीटा कहीं फॉर्मूला लगेगा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा है इस ट्राइंगल का 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का एच, और बेस है ए बी। परपेंडिकुलर जो पहले नाम लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर नाम है बी सी और बेस का नाम है बेटा इसका ये ए बी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, बी सी की वैल्यू एच, ए बी की वैल्यू हमें नहीं पता तो ए बी को ए बी रहने दो, ए बी को ए बी रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, ए बी को 1 से करा ए बी और एच को √3 से करा तो ये h√3, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं ले रहा हूं ये दूसरा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी ई, ए बी ई। इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में थीटा जो ए बी ट्राइंगल है इसमें थीटा है 60, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर। इस ट्राइंगल का देखो परपेंडिकुलर क्या है बीई, ये जो ए बी ई है इसका परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ये है पूरा बीई है, क्या है बीई है, और इसका बेस होगा बेटा ए बी, और इसका बेस क्या होगा ये ए बी, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, और जो ये बीई है, जो ये क्या है बीई, गौर से देखो जो ये बीई है वो कहां से लेके कहां तक है, पूरा मिटा देता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक है बीई, यहां से लेके यहां तक है। और जो बी की वैल्यू देखो क्या है, यहां से लेके यहां तक तो 60 है और यहां से लेके यहां तक 60 प्लस एच है। जो बी की वैल्यू है यहां से लेके यहां तक 60 और यहां से लेके यहां तक कितनी है 60 प्लस एच, तो टोटल बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 प्लस में 60 प्लस एच, यहां से लेके यहां तक 60 और ये वाली 60 प्लस एच, तो बी की वैल्यू होगी 60 प्लस में 60 प्लस एच, और अपॉन में ए बी एज इट इज लिख दो, और ए बी एज इट इज लिख दो। ए बी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला रहा हूं, तो ये ए बी √3 हो जाएगा, और ये 60 प्लस 60 120 प्लस एच हो गया, 120 प्लस एच हो गया। और इसको मान रहा हूं मैं बेटा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं बेटा हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को क्या कर लेते हैं सॉल्व।
तो देखो यहाँ पे ए बी इक्वल है h√3 के, तो हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं ए बी की वैल्यू h√3 इन इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे ही करते थे ना सॉल्व। तो उससे क्या होगा, देखो होगा क्या, ए बी की वैल्यू पुट करेंगे h√3 यहाँ पे, तो ये h√3 ए बी की जगह, और ये √3 सेम, तो √3 का सेम, और इक्वल में 120 प्लस एच, 120 प्लस एच, ये पूरी इक्वेशन एच में कन्वर्ट, तो यहाँ से एच आ जाएगा हमारा, √3 इंटू √3 3h, प्लस का एच इधर आके माइनस का एच, और यहाँ बचा 120, 3h में से एच गया 2h, इक्वल टू 120, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से आपका h आ गया कितना, 60 मीटर, h कितना आ गया आपके यहाँ से 60 मीटर। तो अब हाइट ऑफ द क्लाउड क्या होगी इस वजह से, हाइट ऑफ द क्लाउड, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, डी से लेके सी तक, यहां से लेके यहां तक पूरा है कि नहीं, है ना, डी से लेके सी तक है, मतलब डीसी है, और डीसी किसके इक्वल है, h प्लस 60 के, h प्लस 60 के, और h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 60, तो 60 प्लस 60 120, तो हाइट ऑफ क्लाउड कितनी हुई बेटा, 120 हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार कर लेना इस क्वेश्चन को, रिटर्न प्रैक्टिस, ठीक है। समझ नहीं आया, बैक करके दोबारा वीडियो देखो अच्छे से, और बाकी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।